आर्यन का दिल दुख से भर गया था। उसने सोचा था कि वह नक्षत्र नगर के लोगों को बचाएगा, उनके लिए लड़ेगा, मगर इन लोगों ने क्या किया। ना तो कोई भी उसके साथियों की मदद के लिए आगे आया, ना ही शाही परिवार या सप्तचक्र महाविद्यालय ने एक भी सैनिक भेजा। उल्टा वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, गालियां दे रहे थे। क्या यही है इंसान का दिल? क्या यही है हकीकत? नगर की गलियों में लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे। देखा आर्यन कितना काया है, भाग गया। उसके बेवकूफ साथी बाहर मरने गए और वह कहीं छिपा बैठा है। आर्यन ने ये सब सुना, उसकी आंखों में ठंडक थी पर होठों पर एक कड़वी मुस्कान। तो तुम्हें हंसना पसंद है ना? उसने बुदबुदाया। चलो फिर देखते हैं तुम कितना हंस सकते हो। वो दीवार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। उसने अपनी हथेली सुरक्षा कवच पर रखी और जोर से दहाड़ा। अब डर का मजा लो। उसके हाथ से रोशनी की एक लहर निकली, एक शक्तिशाली शक्ति उमड़ी और कवच में दरारें पड़ने लगी। मकड़ी के जाले की तरह दरारें पूरे सुरक्षा कवच में फैल गई। आधे सेकंड में वो विशाल सुरक्षा कवच, जिसे शाही परिवार और सप्तचर्क महाविद्यालय के फॉर्मेशन मास्टर्स ने इतनी मेहनत से बनाया था, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। शाही महल में हड़कंप मच गया। 18 फॉर्मेशन मास्टर्स के मुंह से खून उछल पड़ा। उनकी सारी ताकत पल भर में खत्म हो गई। वह इस हमले का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सके। कवच टूट गया है। भगवान, यह आर्यन ने किया? उसी कमबख्त ने कवच तोड़ा। यह पागल क्या चाहता है? उसके लोग बाहर मर रहे हैं और वह नगर को बीस्टों के हवाले कर रहा है। नगर में फिर से अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। बीस्टों की दहाड़े अब और तेज हो गई थी। हर कोई आर्यन से नफरत कर रहा था। उनके लिए वह अब एक खलनायक था जिसने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। वह कोई सज्जन आदमी नहीं था, ना ही उसने कभी खुद को ऐसा माना था। बीस्ट्स नगर पर हमला कर रहे थे, लेकिन नगर के लोग बस तमाशा देख रहे थे। उसका दिल चोट खा चुका था। नगर के लोग, शाही परिवार और सप्तचक्र महाविद्यालय, सबने उसे धोखा दिया था। वह अमरद्वीप से नहीं, दक्षिण तरंग महाद्वीप से था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग मरे, वह बस बीस्टों से लड़ेगा। रही बात उस राक्षसी सेना की, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। तुम बेरहम हो तो मैं उससे 10 गुना बेरहम बनूंगा। यही था आर्यन का स्वभाव। यदि तुम उसे नाक करोगे तो वह तुम्हें और ज्यादा नाक करेगा। आर्यन ने दीवार से नीचे देखा। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। मजा आ रहा है ना? उसने कहा। उसे अपने के पर जरा भी पछतावा नहीं था। लोग उसके साथियों का मजाक उड़ा रहे थे, अब वह खुद मजाक बनेंगे। नगर की दीवार के बाहर गौरांग और बाकी लोग बीस्टों की विशाल सेना से जूझ रहे थे। उनकी शक्ति कम पड़ रही थी। बीस्टों की भीड़ उनके सामने समुद्र की तरह थी और वे बस कुछ बूंदे। अब उनका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। तभी सुरक्षा कवच के ढहने की गड़गड़ाहट गूंजी। वेदिका ने सिर घुमाया और दीवार की चोटी पर खड़ी उस परिचित सी आकृति को देखा। तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। आर्यन आ गया। वह जोर से चिल्लाई। सब ने सिर उठाया। वहां दीवार पर आर्यन खड़ा था। उसने मोनाक सेट पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो कोई सम्राट महायुद्ध के लिए उतर आया हो। हाँ, गौरांग ने ठहाका लगाया। मास्टर कमाल लग रहे हैं। मास्टर दबंग है। रायगर चिल्लाया। बीस्टो, अब तुम नहीं बचोगे। मेरा राजकुमार आ चुका है। शहनाज ने भी दहाड़ते हुए कहा। उनका टूटा हुआ आत्मविश्वास पल भर में लौट आया। वह जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उनकी जान में जान आ गई हो। आर्यन उनकी रीढ़ था, उनका जोश था। जब वह साथ था तो कुछ भी नामुमकिन नहीं था। आर्यन ने कुल मुंह खोला और जोर से आदेश दिया। उनका आत्मविश्वास बढ़ाओ। 100 धरती मणि खर्च करें और इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करो। आर्यन की स्पेस रिंग से 100 धरती मणि गायब हो गई। उसी पल सिंहकुल के सारे सदस्यों के शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई। उनके चेहरों पर डर की जगह जोश था। उनकी आंखें चमक उठी। युद्ध के मैदान में आत्मविश्वास ताकत से भी ज्यादा जरूरी होता है। ये वह ज्वाला थी जो नामुमकिन को भी मुमकिन करने का जोश देती थी। उसी वक्त आर्यन हिला और चिल्लाया। सब लोग तुरंत पीछे हटो। क्या एस्फीरा, वेदिका, रायगर और बाकी सब हैरान रह गए। उनका जोश अभी अभी लौटा था। आर्यन के आने से वह फिर से लड़ने को तैयार थे। फिर पीछे हटने का आदेश क्यों? यह मेरा आदेश है, आर्यन ने बिना कोई सफाई दिए सख्त लहजे में कहा। उसके साथियों ने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे सभी तुरंत पीछे हट गए। केवल गौरांग का कोई जवाब नहीं आया, जो अभी भी एक नरक बीस्ट के पेट में फंसा था। पर समय इतना कम था कि उसकी चिंता करने की फुर्सत नहीं थी। वैसे भी गौरांग के पास अभेद्य कवच की शक्ति थी। वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। जैसे ही सब पीछे हटे, आर्यन की आंखों में एक चमक आई। उसने जोश में कहा, अब मेरी बारी है, देखते हैं कितना दम है इन बीस्टों में। एक तेज आवाज के साथ उसने अपनी स्पेस रिंग से एक अमर शक्ति तोप निकाली। फिर एक के बाद एक वैसी ही 4 विशाल तोपें हवा में तैरने लगी। आर्यन ने एक हाथ के इशारे से उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में तैनात किया। हर एक गोला दागने के लिए 500 स्वर्ण तारों की ऊर्जा चाहिए थी। सर्गेश्वर को मारने के बाद आर्यन को 10,000 से ज्यादा स्वर्ण तारा मिले थे। पूर्वज रुद्रदेव भी उन्हें खत्म नहीं कर पाए थे। फिलहाल आर्यन के पास इतनी ऊर्जा तो थी कि वो इन तोपों को कई बार चला सकता था। उसने चारों तोपों में स्वर्ण तारे डाले और सामने दौड़ती बीस्ट की सेना को देखा। पूरा नक्षत्र नगर उनकी दहाड़ों और चाल की गड़गड़ाहट से कांप रहा था। लोग अब जान बचाने के लिए सुरक्षा दीवार से दूर भाग रहे थे। अफरा तफरी का आलम था, पर आर्यन को इन सब की जरा भी
परवाह नहीं थी। उसने भोलेपन में सोचा था कि यह लोग उसके साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, लेकिन उसे सिर्फ ताने मजाक और बेरुखी मिली। अगर ये लोग इतने मतलबी थे तो वह उन्हें अपने दिल में क्यों रखे। अब अगर बीस्टों की सेना नक्षत्र नगर को तबाह कर देती तो भी आर्यन शायद उंगली न हिलाता। उसका गुस्सा अब चरम पर था। नगर में मची घबराहट को देखकर आर्यन जोर से हंसा। हाँ, मजा आ रहा है ना, तमाशा देखने में मजा आता है ना, मेरे साथियों का मजाक उड़ाने में तो बड़ा मजा आया था। उसकी आवाज में गुस्सा और तिरस्कार था। तभी आरू ने चिल्लाकर उसे याद दिलाया, बड़े भाई बीस्टों की सेना करीब आ गई। आर्यन ने बिना पल गंवाए एक ख्याल के साथ चारों अमर शक्ति तोपों को काबू किया। उसने सबसे घनी बीस्टों वाली जगह को निशाना बनाया और जोर से दहाड़ा फायर। 4 जोरदार धमाकों ने पूरे नगर को हिला दिया। आसमान जैसे फटपड़ा हो, धरती कांप उठी और हवा में एक घातक गूंज फैल गई। हर कोई सन रह गया। लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। 500 स्वर्ण तारों की ऊर्जा से निकले गोले इतने ताकतवर थे कि आसमान भी उनकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये गोले बीस्टों की सेना के बीच जा फटे। एक पल में सैकड़ों बीस्ट चूर चूर हो गए। धमाके किसी परमाणु बम जैसे थे। चाहे डीमन बीस्ट हो, नरक बीस्ट हो या राक्षसी बीस्ट, सब पल भर में कीमा बन गए। 8वें लेवल के हो या फिर 9वें लेवल के, कोई भी इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। उस पल में आर्यन का सिस्टम पागल हो गया। डिंग 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 की आवाजें लगातार गूंज रही थी, यहाँ तक कि उसे धमाकों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। शुरुआती हिसाब के मुताबिक एक वार से 15 करोड़ एक्सपीडस पॉइंट्स मिले, 4 वार से कुल 60 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स। ये कितना जबरदस्त था। अब उसके पास 300 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स जमा हो गए थे। इसके अलावा योग क्षेत्र को पार करने का इनाम लेवल +1 अभी भी बाकी था। आर्यन के होठों पर एक उत्साहित मुस्कान थी। हाँ, मैं फिर से आसमान में उड़ने वाला हूँ, उसने बुदबुदाया। बस अब एक 8वें लेवल की इमोर्टल रूट चाहिए। बिना इमोर्टल रूट के ब्रेक थ्रू करना नामुमकिन था और उसे अब उसकी सख्त जरूरत थी। उसने फिर से गुस्से में दहाड़ लगाई। फायर। चारों तोपों ने एक साथ गोले दागे। 2000 स्वर्ण तारे खर्च हुए, मगर उनकी ताकत ने बीस्टों की सेना में फिर से तबाही मचा दी। चीखे, गड़गड़ाहट और धूल के गुब्बार के बीच चारों तरफ बीस्टों की लाशें बिखर रही थी। ये दृश्य इतना भयंकर था कि नक्षत्र नगर में सन्नाटा छा गया। शाही महल सन था, सप्तचक्र महाविद्यालय हैरान था, घाटी में छिपे राक्षसों की सांसें थम गई थी और ऊंचे आसमान में बसा अमर महल भी स्तब्ध था। उस पल आर्यन एक सच्चे सम्राट की तरह था। किसने सोचा था कि वह अकेले ही दीवार पर खड़ा होकर बीस्टों की इतनी विशाल सेना का सफाया कर देगा। उन अमर शक्ति तोपों की शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर इसका निशाना शाही महल, सप्तचक्र महाविद्यालय या फिर राक्षसों की सेना पर लगता तो क्या होता। उस पल कई लोगों के दिलों में ठंडक दौड़ गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ में सेंध दौड़ पड़ी। वो एहसास ऐसा था जैसे मौत का फरिश्ता उनका गला घोट रहा हो। वह पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उस पल नक्षत्र नगर की दीवारों पर खड़ा आर्यन एक तूफान की तरह था। उसने फिर से चिल्लाया, फायर। चारों अमर शक्ति तोपों ने एक साथ गोले दागे। बीस्टों की सेना के बीच धमाके हुए और पल भर में सैकड़ों बीस्ट चूर चूर हो गए। राक्षसी ग्रिफिन्स डर के मारे आसमान में छिप गए और नर्क बीस्ट जमीन में समा गए। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। बीस्टों की सेना अब भूत देखकर भागने वाली भेड़ों की तरह बिखर रही थी। वे इन खतरनाक हमलों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते थे। नगर की दीवार के नीचे एस्फीरा और बाकी लोग जोश में चिल्ला रहे थे, हाँ, बीस्ट भाग रहे हैं। मास्टर, तू सचमुच दबंग है। तोपों की ताकत इतनी खौफनाक थी कि बीस्टों का विशाल समंदर अब सूखे तालाब की तरह लग रहा था। मगर आर्यन का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसका सिस्टम अभी भी चुप था। कोई संदेश नहीं आया कि बीस्टों का हमला खत्म हो गया है, यानी यह सिर्फ पहली लहर थी। असली खतरा अभी बाकी था। नक्षत्र नगर में लोग चुपके से राहत की सांस ले रहे थे। कुछ लोग जीत की बात कर रहे थे तो कुछ आर्यन की तोपों से सहमे हुए थे। ये तोपें आखिर हैं क्या? आर्यन ने इन्हें कहां से लिया? इतनी ताकत ये पूरे अमृतद्वीप के लिए खतरा है। बहुत खतरनाक। लोगों के दिलों में ठंडक दौड़ रही थी। ये तोपें सिर्फ बीस्टों के लिए नहीं बल्कि शाही महल, सप्तचक्र महाविद्यालय और शायद अमर महल के लिए भी खतरा थी। शाही महल के मुख्य कक्ष में सन्नाटा था। फॉर्मेशन मास्टर्स अभी भी सदमे में थे। सुरक्षा कवच के टूटने से उनकी पूरी मेहनत बेकार हो गई थी। एक सलाहकार ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, आर्यन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसने कवच तोड़ा, ये साफ है। और वह 4 तोपें, अगर उसने उन्हें हमारे महल पर दागा तो शायद हम सब खत्म हो जाए। हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा कोई बोला, ये लड़का बहुत खतरनाक है। शाही परिवार के राजा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो चुप था पर उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। आर्यन अब सिर्फ एक बाकी नहीं था, वह एक ऐसी ताकत था जिसे काबू करना नामुमकिन लग रहा था। राक्षसी सेना के ठिकाना पर जरीफ का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने सोचा था कि जब बीस्ट हमला करेंगे वो मौके का फायदा उठाकर एस्फीरा को बचा लेगा, लेकिन आर्यन की तोपों ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी। ये तोपें इतनी खतरनाक, जरीफ ने दांत पीसते हुए कहा, अगर बीस्टों की सेना इसे नहीं झेल पाई तो हमारी राक्षसी सेना का भी यही हाल होगा।
वो सोच में डूब गया, अगर उसने अब हमला किया तो क्या वह भी इन तोपों का शिकार बन जाएगा। तभी काले लिबादे वाला बूढ़ा आदमी जल्दी से आया और बोला, यंग मास्टर, मैंने पता कर लिया, उन तोपों की शक्ति स्वर्ण ताराओं से आती है। हर गोले के लिए कम से कम 500 स्वर्ण तारा चाहिए। यदि आर्यन के पास स्वर्ण तारा खत्म हो गए तो वह तोपें बेकार हो जाएंगी। जरीफ की आंखें चमक उठी, वो ठंडी हंसी हंसा, अगर वह कमीना मर गया तो वह तोपें मेरी होंगी। हाँ हाँ। अमर महल में पृथ्वीराज का चेहरा भी बहुत भद्दा था, वह बहुत नाक था। उसे नहीं पता था कि आर्यन के पास यह अजीब तोपे कहां से आए जिन्होंने बीस्ट सेना को ऐसे ही खदेड़ दिया। एक एल्डर ने हिम्मत करके कहा, सुप्रीम एल्डर, आर्यन का खतरा अब बहुत बड़ा हो गया है, हम उसे सम्राट नहीं बनने दे सकते और उसे जिंदा भी नहीं छोड़ सकते। दूसरे एल्डर ने सहमति जताई, वह तोपे अगर वह अमर महल पर दागी गई तो क्या हम झेल पाएंगे? ये बहुत बड़ा खतरा है। पृथ्वीराज की आंखें ठंडी हो गई, उनमें एक खतरनाक चमक थी। वह आर्यन को काबू करना चाहता था, उसकी योजना थी कि आर्यन मुश्किलों से डर जाए, फिर वह उसे ड्रैगन पूंछ की समाधि ढूंढने के लिए मजबूर करेगा। मगर आर्यन ने उसके बनाए रास्ते पर एक कदम भी नहीं रखा, वह उसकी हर चाल को तोड़ रहा था। आधे घंटे बाद पूर्वी घाटी में एक काली आकृति प्रकट हुई। यंग मास्टर, उसने गहरी आवाज में कहा। जरीफ ने उसे देखा और बोला, मन्नान, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी मदद के लिए आए। मन्नान पश्चिमी अंधकार लोक से नहीं था, वह शून्य भूमि से दारकाश का एक आदमी था। मन्नान ने सिर झुकाकर कहा, यंग मास्टर की मदद करना मेरा सौभाग्य है। जरीफ की आंखों में एक चमक थी, उसने ठंडी आवाज में कहा, मन्ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम काम है, इसे हर हाल में पूरा करना है। मैं करूंगा, मन्नान ने बिना हिचक जवाब दिया, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जरीफ ने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। नगर की दीवार पर खड़ा आर्यन पूरी तरह सतर्क था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसने आरू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है? आरू का चेहरा तनाव से भर गया। भाई, मुझे एक भयानक ताकत का एहसास हो रहा है, जैसे कुछ बड़ा तैयार हो रहा हो। यह क्या हो सकता है? जैसा मैंने सोचा। आर्यन का दिल सिकुड़ा, पर उसके होठों पर एक उत्साहित मुस्कान थी। आओ, जितने ज्यादा बीस्ट उतना अच्छा, मुझे एक्सपी पॉइंट्स चाहिए, आसमान छूने वाले एक्सपी पॉइंट्स। बिना इमोर्टल रूट के आर्यन जरा भी चिंतित नहीं था। जब तक उसके पास सिस्टम था उसे कोई डर नहीं था, उसे बस इस बात का डर था कि कहीं एक्सपी ना मिले। बीस्ट का नगर पर हमला उसके लिए आसमान छूने का मौका था। उसने अपने साथियों को देखा और गहरी आवाज में कहा, ढील मत दो, बीस्टों का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ पहली लहर थी, असली हमला अभी बाकी है। क्या अभी खत्म नहीं हुआ? बीस्ट तो डरकर भाग गए थे ना, सबके चेहरों का रंग बदल गया, लेकिन अब वह पहले जितने डरे हुए नहीं थे, क्योंकि आर्यन उनके साथ था। तभी जमीन के गहरे हिस्सों से गड़गड़ाहट की आवाजें आए, आसमान में बिजली कड़कने जैसी गूंज थी, सब कुछ उथल पुथल हो गया। दूसरी लहर आ रही है, आर्यन ने दूर देखते हुए कहा। नक्षत्र नगर में लोग फिर से दहशत में डूब गए, कोई डर रहा था तो कोई अभी भी ताना मार रहा था। अभी खत्म नहीं हुआ, बीस्ट और ताकतवर हमला कर रहे हैं, नक्षत्र नगर खत्म हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, आर्यन तो है। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम सुनकर हंसी आती है। आर्यन को अब नक्षत्र नगर में क्या हो रहा था उसकी कोई परवाह नहीं थी, वह अब उन पर भरोसा करने की सोच भी नहीं रहा था। वह 3 दिन पहले से पूरी तरह बदल गया था, उसे अमर शक्ति तोप की ताकत की भी चिंता नहीं थी, उसे बस बीस्ट सेना को रोकना था। और रही बात राक्षसी सेना के नक्षत्र नगर पर हमले की, वो उसका काम नहीं था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई, एक नर बीस्ट ने खौफनाक चीख मारी और बाहर निकला। उसी पल उसका पेट फट गया और गौरांग चिपचिपे पदार्थ से लथपथ बाहर कूदा। उसने दहाड़ते हुए कहा, मर जा कमबख्त। फिर उसने दीवार पर खड़े आर्यन को देखा और चिल्लाया, मास्टर, जमीन के नीचे ऐसे नरक बीस्ट भरे पड़े हैं, जल्दी भागो। उसी समय उसके पीछे एक विशाल गड्ढा बन गया जिसका व्यास हजारों मीटर था। गड्ढे में अनगिनत छेद थे और उनमें नरक बीस्ट पागलपन में इधर उधर दौड़ रहे थे। उनका बस एक मकसद था, दीवार के नीचे से नक्षत्र नगर में घुसना। इसके बाद आसमान फट पड़ा, अनगिनत राक्षसी ग्रिफिस नक्षत्र नगर के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। अरे नहीं, आर्यन का चेहरा बदल गया, ये बीस्ट नियमों से नहीं खेल रहे हैं, इनके पीछे कोई चालाक दिमाग है जो इन्हें काबू कर रहा है। उनका इरादा साफ था, नक्षत्र नगर पर कब्जा करना। अगर ऐसा हुआ तो आर्यन हार जाएगा और अगर वह हारा तो उसका सिस्टम उसे और उसके 50 साथियों को मार डालेगा। कमबख्त, आर्यन ने गुस्से में गाली दी और तेजी से आदेश दिए, एल्डर रुद्रदेव, सूर्य प्रताप, यशवंत, एजकांत, एसफीरा, अव्यान, शहनाज, हैदर, तुम सब आसमान में इन ग्रिफिस को रोको, उन्हें हर हाल में नगर के ऊपर कब्जा करने से रोकना है। रायगर, गौरांग, वेदिका, और मेरे साथ गड्ढे में चलो, हमें जमीन के नीचे बीस्टों को रोकना है, बाकी सब मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि हर कोई तुरंत हरकत में आ गया। ये बीस्ट बहुत चालाक थे, अब जब वह तोपों के सामने नहीं टिक पाए तो आसमान और जमीन के जरिए से हमला करके नगर पर कब्जा करना चाहते थे। रीवा ने अपनी शक्तियां सक्रिय की, उसका शरीर तुरंत एक विशाल अग्निपंख पक्षी में बदल गया। सब लोग मेरी पीठ पर चढ़ो, उसने चिल्लाया। रुद्रदेव, सूर्य प्रताप और बाकी लोग जल्दी से उसकी पीठ पर चढ़ गए। रीवा ने अपने विशाल पंख फैलाए और सीधे ऊपर आसमान में उड़ गई। फिर उसने एक कानों को चीरने वाली चीख मारी, उसकी ध्वनि तरंग इतनी
खतरनाक थी कि हवा में बादल तक फट गए। जैसे ही आसमान साफ हुआ, अनगिनत ग्रिफिनस दिखे जो सीधे नगर की ओर कूच कर रहे थे। मारो उसी वक्त आर्यन ने 3000 स्वर्ण तारा निकाले और आरू को सौंपे। वह बोला, तू इन 3 तोपों को संभाल। आरू ने स्वर्ण तारा लिए और जोर से सिर हिलाया। हाँ, आर्यन ने एक तोप उठाए और सुरक्षा दीवार से नीचे कूद गया। तोप को कंधे पर रखकर और ड्रैगन स्लेयर हाथ में लिए वो गहरे गड्ढे की ओर दौड़ा। चलो, उसके पीछे पीछे गौरांग, रायगर और बाकी भी दौड़ पड़ी है। आर्यन ने आदेश दिया, गौरांग तुम सामने से हमले रोको, रायगर चुपके से वार करो, वेदिका दूर से जहर का हमला करो, ओज वेदिका की रक्षा करो। कोई भी बीस्ट यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हरगिज नहीं। तभी गौरांग थोड़ा हैरान हुआ। वो बोला, मास्टर हम इन मतलबी लोगों के लिए नगर को क्यों बचा रहे हैं? बीस्ट्स को नगर तोड़ने क्यों नहीं देते? नगर के योद्धाओं, परिवारों और कुलों को देखो कितने बेरहम हैं वह, हम उनके लिए चारा क्यों बन रहे हैं? तुम्हें पता है जब तुम 3 दिन तक गायब थे तब क्या हुआ? वेदिका की नजरें सख्त हो गई। वह बोली, गौरांग अभी यह बात करने का वक्त नहीं है। आर्यन को भी कुछ गड़बड़ लगी। बीस्ट को रोकने के लिए इतने कम लोग क्यों आए? मेघना ने 3 साल में तैयार किए 1 लाख परमधर्मी योद्धा कहाँ गए? एस्फेरा के लोग कहाँ थे? गौरांग के शिवांश परिवार के लोग कहाँ थे? गौरांग ऐसा इंसान था जो कुछ छिपा नहीं सकता था। वह जोर से बोल पड़ा, मास्टर तुम्हारे गायब होने के बाद हम सब की ताकतें खत्म कर दी गई। मेघना दीदी ने जो लाखों परमधर्मी योद्धा तैयार किए थे, एस्फेरा दीदी के लोग सब रातों रात मार दिए गए। नक्षत्र नगर में बस एक ही शख्स के पास इतनी ताकत है, अमर महल। ओज ने धीरे से लेकिन दुख भरी आवाज में जोड़ा, गौरांग का शिवश परिवार भी तबाह हो गया। आर्यन की आंखें अचानक गहरी हो गई। उसने मुठियां इतनी जोर से भी की उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसका गुस्सा उफान पर पहुंच गया। गौरांग का दिल टूट रहा था। उसने फिर से पूछा, मास्टर हम नक्षत्र नगर की हिफाजत क्यों कर रहे हैं? ऐसी जगह को तो तबाह हो जाना चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, हमें बीस्ट हमले को रोकना ही होगा और जैसा तूने कहा, चिंता मत कर, समय आने पर हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। आर्यन ने यह नहीं बताया कि उसे बीस्ट हमले को क्यों रोकना था। ये सिस्टम की वजह से था, वह इसे किसी को नहीं बता सकता था। यह उसका सबसे बड़ा राज था। इस वक्त उसके दिल में गुस्सा और नफरत आपस में उलझ रहे थे। अगर बीस्ट्स का नगर पर हमला नहीं होता तो वह जरूर अमर महल की ओर कत्लेआम मचाने निकल पड़ता, लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर सकता था। अगर बीस्ट नगर में घुस गए तो सिस्टम उसे और उसके 50 लोगों को मार डालेगा। अगर आर्यन अकेला मरता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 50 लोगों का मरना ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। आर्यन ने कोई सफाई नहीं दी। गौरांग ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। जब बात आर्यन की चाहत की थी तो भले ही उसे मौत का पता हो, वह बिना सोचे कूद पड़ता। फिर आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितना गुस्सा भरा था। वह उस गहरे गड्ढे के किनारे पहुंचा। उसने एक नजर उसमें डाली और बिना रुके छलांग लगा दी। हवा में उसने जोर से दहाड़ा, अमर शक्ति तोप इसे उड़ा दो। उसने तोप से एक खतरनाक गोला दागा जो गड्ढे में जाकर फटा। एक भयानक धमाके के साथ दर्जनों नर बीस्ट खून से लथपथ होकर चूर चूर हो गए। धूल और धुएं के बीच आर्यन ने अपनी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को हवा में लहराया और चिल्लाया, डार्क ड्रैगन गॉड स्लश। काली ऊर्जा की एक विशाल लहर बाहर निकली और एक डरावनी ड्रैगन की दहाड़ के साथ नीचे गिरी। एक ही वार में दर्जनों नर बीस्ट चीखते हुए मारे गए। उनके शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। सिस्टम की आवाज भी पागलपन भरे उत्साह से गूंज रही थी, जैसे उसे इस नरसंहार में मजा आ रहा हो। आर्यन जमीन पर उतरा। गौरांग, रायगर, ओजा, वेदिका, तुम चारों एक टीम बनाओ और जैसा मैंने अभी बताया उसी फॉर्मेशन में हमला करो। किसी भी नर्क बीस्ट को यहाँ से गुजरने मत देना। आर्यन ने आदेश दिए। वो गड्ढा एक चींटियों के बिल की तरह था जिसमें चारों ओर अंधेरे रास्ते और सुरंगें थी। हर कोने से भयानक गुर्राहटें आ रही थी। आर्यन ने अपने साथियों को निर्देश दिए और फिर सबसे गहरे गड्ढे में कूद गया। वह गड्ढा इतना गहरा था कि उसका तल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये गड्ढा जैसे सीधे नर्क से जुड़ा हो, जिसमें से तीखी मृत्यु की आभा निकल रही थी। नर्क आर्यन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसके पास तो खुद 18 स्तरीय नर्क थी। उसके शरीर पर मोनाक सेठ का कवच चमक रहा था जैसे कोई युद्ध का देवता हो। वह उस अंधेरी खाई में एक रोशनी की किरण की तरह नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर लगातार लहरा रहा था। उसने जोर से दहाड़ा, बाहर निकलो, तुम्हारा बाप आया है, सब आ जाओ। आर्यन चाहता था कि यह सब जल्दी खत्म हो। वो जल्दी से अमर महल की ओर कच करना चाहता था और उसे उलट पुलट कर देना चाहता था। बिल में छिपने से क्या फायदा, हिम्मत है तो बाहर आओ। आर्यन फिर से दहाड़ा। तभी उस अंधेरी खाई में एक सुनहरी रोशनी चमकी, इतनी तेज की आंखें चौंधिया गई। आर्यन की उकसाहट को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से खाई से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। एक ताकतवर मौत की आभा किसी खतरनाक बीस्ट की तरह उस पर झपटी। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, कमजोर इंसान अब मरने के लिए तैयार हो जा और मेरे साथ नरक चल। काली आग से लिपटा एक विशाल नरक बीस्ट आर्यन के सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर पिघले हुए लावे की तरह दहक रहा था और उसकी 2 हरी पुतलियां अंधेरे में चमक रही थी जैसे 2 सर्प। उसकी उपस्थिति से खाई की दीवारें कांप रही थी और हवा में मृत्यु की सेहरन दौड़ गई। हाँ, एक किंग। आर्यन के होठों पर एक उत्साहित मुस्कान आई। नरक बीस्ट की 2 हरी पुतलियां हिली। उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, एक स्वर्गवीर होकर मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत, तू तो मौत को बुला रहा है। बोलते ही बीस्ट अचानक गायब हो गया।
पलक झपकते ही हरी आग का एक विशाल गोला आर्यन की ओर झपटा, जैसे कोई उल्का आसमान से गिर रहा हो। लेकिन आर्यन जरा भी नहीं डरा, वह गुस्से से भरा था और दहाड़ा सुपर सोल मोड। पल में आर्यन का शरीर एक चमकदार सुनहरी आभा से घिर गया। उसका सुपर सोल मोड अब तीसरे लेवल पर था और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। मोनाक सेठ का कवच अब और भी अवतरित लग रहा था, उसके सुनहरे बाल हवा में लहराए, वह अंधेरी खाई में एक चमकते तारे की तरह था। हरे आग के गोले को अपनी ओर आता देख आर्यन ने हथेली उठाए और शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, सोमसूत्र फलक। हथेली योग क्षेत्र को पार करने के बाद उसकी हर्ष के लिए एक लेवल ऊपर चढ़ चुकी थी। फलक हथेली अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। आर्यन, जो अब 9वें लेवल का स्वर्गवीर था, की शक्तियों से ये तकनीक और भी विनाशकारी हो गई थी। एक सुनहरी ऊर्जा से भरी हथेली निकली जो पूरे खाई को ढकते हुए उस हरे आग के गोले को गायब कर गई। आर्यन के कदम हिले और वह दहाड़ा 9वें लेवल की सोल सिस्टम तकनीक भी लेवल बढ़ने के साथ और खतरनाक हो चुकी थी। आर्यन के शरीर में 512 गुना शक्ति फट पड़ी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। उसकी मांसपेशियां फूल गई और उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि खाई की दीवारें पिघलने लगी। आर्यन ने बीस्ट पर दबाव डाला और एक जोरदार मुक्के के साथ पागलपन से हमला किया। मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है, तू इसके लायक है? नर्क बीस्ट कमाल है ना? नरक कमाल है ना? मैंने तो नर्क के राजा को भी मार डाला है, फिर तुझ जैसा कीड़ा किस खेत की मूली है? उसने अपनी मुट्ठियां कसी और एक जोरदार हमला किया। काल मुट्ठी 1,00,000 मुंह के मुकों की धुआंधार बारिश से वह नर्क बीस्ट पल में मारा गया। बधाई हो आर्यन, तुमने एक नरक बीस्ट होल को मारा है। तुम्हें 1 XP पॉइंट 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें घोल ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें घोल शक्ति मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन। बीस्ट हमले की दूसरी लहर को रोकने के लिए आर्यन ने सिस्टम की आवाज सुनी। उसने दांत पीसे और बड़बड़ाया, कमबख्त, तीसरी लहर भी है। वह तेजी से खाई से बाहर उड़ा। बाहर गहरे गड्ढे में औजा, गौरांग, रायगर और वेदिका खून से लथपथ खड़े थे। उनके चारों ओर नरक बीस्ट की लाशें बिखरी पड़ी थी। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्यन ने कुल मोड़ पर नजर डाली। उसके पास पहले से 70 करोड़ XP पॉइंट्स थे। आर्यन इन सारे XP पॉइंट्स को कुल का लेवल अप करने के लिए उपयोग कर सकता था। आर्यन ने अभी इस बारे में कुछ नहीं किया। उसने हल्की सांस छोड़ी और बोला, जमीन के नीचे के नरक बीस्ट सब दोबारा नहीं दिखेंगे। वो जोर से हाफ रही थी। वो बोली, मुझे अभी खबर मिली कि एस्फीरा डी की तरफ भी सब ठीक है। उन्होंने 30 राक्षसी ग्रिफिस को मार गिराया। वह सारे ग्रिफिस आसमान में वापस भाग गए। गौरांग बोला, मास्टर, तुम्हारा मतलब है और भी ताकतवर बीस्ट्स आने वाले हैं? उसके बोलने से पहले ही आसमान फट गया। एक के बाद एक सुनहरी रोशनी की किरणें जमीन पर गिरी, जैसे तारे टूट रहे हो। ये किरणें कुछ और नहीं बल्कि इमोर्टल बीस्ट थी। ये तीसरी और आखिरी लहर थी। हर बीस्ट सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उनकी आभा इतनी तीव्र थी कि जमीन भी रोशन हो गई थी। प्रत्येक बीस्ट एक किंग था, शक्तिशाली, क्रूर और अजय। सबसे कमजोर भी एक 6ठे लेवल का इमोर्टल बीस्ट था। आर्यन मुस्कुराया। हाँ, गौरांग ने भी उत्साह में कहा, हम अमीर होने वाले हैं, अब तो इमोर्टल रूट्स का खजाना मिलेगा। ओज बोली, अचानक इतने सारे इमोर्टल बीस्ट्स, ये तो चमत्कार है। आर्यन ने दहाड़ लगाई। उसका दिल बेहद उत्साहित था। सिस्टम, तू मेरे लिए बहुत अच्छा है। बीस्ट हमला, क्या तू तो मुझे XP का खजाना दे रहा है? हाँ। एस्फेरा और बाकी लोग भी एक एक करके उतरे। वो आर्यन के साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए। आर्यन का खून उबल रहा था। तुम सबको इमोर्टल रूट्स की कमी है ना? इन्हें उड़ा दो, फिर तुम्हें इमोर्टल रूट्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एस्फेरा ने हल्के से कहा, आर्यन, हम इतने इमोर्टल बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। इमोर्टल बीस्ट्स वो थे जिनके पास इमोर्टल रूट्स होती थी। वह बेहद शक्तिशाली होते हैं और बेहद दुर्लभ भी। इमोर्टल बीस्ट्स की सेना का प्रकट होना हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। योद्धाओं को इमोर्टल रूट्स की कमी थी। कई लोग एक इमोर्टल रूट के लिए जान दे देते थे। एक इमोर्टल बीस्ट का दिखना कई घुटों के बीच जंग छेड़ देता था। अब नक्षत्र नगर के ठीक बाहर इमोर्टल बीस्ट्स की एक विशाल लहर उमड़ी थी। सब उच्च स्तरीय इमोर्टल बीस्ट्स थे। कई लोग लालच से अपनी लार निगल रहे थे। ये बहुत लुभावना था, लेकिन नगर से कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इमोर्टल बीस्ट्स बहुत खतरनाक होते थे। अमर महल में अचानक इतने सारे इमोर्टल बीस्ट्स कहां से आए? सुप्रीम एल्डर, क्या हमें अमर महल के एल्डर्स को भी इमोर्टल रूट्स की कमी थी? वह अपनी साधना के दौरान इमोर्टल रूट्स नहीं बना पाए थे। इतनी विशाल इमोर्टल बीस्ट्स की सेना को देखकर वह लालच को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन इमोर्टल बीस्ट्स की सेना की तुलना में उन्हें पितृराज से ज्यादा डर था। पितृराज ने हल्के से कहा, आर्यन को अकेले जाने दो। जी सुप्रीम एल्डर, भले ही वह इमोर्टल रूट्स की खोज करना चाहते थे और लूट में हिस्सा पाना चाहते थे, लेकिन पितृराज की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी और उनके दिलों में साफ था कि अगर पितृराज ने इस इमोर्टल बीस्ट्स की सेना के खिलाफ कदम नहीं उठाया तो वह बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। पितृराज के दिल में शक बढ़ता जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? 10 महान पर्वतों के डीमन बीस्ट इकट्ठा हुए। जमीन की गहराइयों से नरक
भयानक बीस्ट्स निकले, आसमान से राक्षसी बीस्ट आए और अब अचानक इतने सारे इमोर्टल बीस्ट्स। आर्यन तूने आखिर क्या किया है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूर्वी घाटी में जारीफ का दिल कांप रहा था, वह भी इमोर्टल बीस्ट्स के लिए लालायत था, लेकिन इन इमोर्टल बीस्ट्स की तुलना में वह आर्यन की जान ज्यादा चाहता था। आर्यन देखता हूँ तो इस इमोर्टल बीस्ट्स की लहर का मुकाबला कैसे करता है। हाँ, उसी वक्त मन्नान और काले लबादे वाला बूढ़ा दोनों जारीफ के पास से गायब हो गए। आर्यन अब पूरी तरह से बीस्ट्स के खिलाफ नगर की रक्षा में जुटा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जारीफ इस वक्त उसके लोगों पर हमला करने वाला था। मास्टर अब क्या करे? गौरांग की आंखें चमक रही थी, वो एक विशाल भालू को घूर रहा था। वह भी एक इमोर्टल बीस्ट था जिसके पास 7वीं श्रेणी की रक्षा शक्ति इमोर्टल रूट थी और यही उसे अभी चाहिए था। सब आर्यन की ओर देख रहे थे, आदेश का इंतजार कर रहे थे। आर्यन बोला, पुराना नियम, तुम लोग इमोर्टल बीस्ट्स को कमजोर करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इमोर्टल रूट्स की चिंता मत करना, मेरे पास तरीका है कि वह एक एक करके बाहर निकल आए। साधारण योद्धाओं के लिए मरने से पहले इमोर्टल रूट को निकालना जरूरी होता था और उसमें ज्यादा वक्त भी लगता था, लेकिन आर्यन के पास सिस्टम था, वह उन्हें मारकर बिना वक्त गंवाए इमोर्टल रूट्स पा सकता था। कोई हिचकिचाया नहीं। गौरांग फिर से सबसे पहले बेकाबू होकर बाहर निकला। वह दहाड़ा, आओ सब के सब मुझे मारो। एजकांत उसके ठीक पीछे था। रायगर, वेदिका, अवियान और शहनाज ने एक टीम बनाई। वह पहले जुड़वा हमले की ट्रेनिंग ले चुके थे तो उनका तालमेल बेहतर था। रुद्रसेन, सूर्य प्रताप और यशवंत एक साथ थे। रीवा और ओज आर्यन के दोनों तरफ खड़ी थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों एक साथ बाहर निकली। जंग शुरू होने वाली थी। यह बीस्ट्स के शहर पर हमले की आखिरी लहर थी। अगर वह इस लहर को झेल लेते तो आर्यन का सिंकुल औपचारिक रूप से स्थापित हो जाता और सिस्टम से मान्यता मिल जाती। आर्यन को कुल हर हाल में स्थापित करना था, क्योंकि जैसे जैसे कुल का लेवल बढ़ता उससे अनगिनत फायदे होते। कुल की ताकत, कुल का एक्सपी, कुल शॉप और सबसे जरूरी जो आर्यन को सबसे ज्यादा पसंद आया था, टेलीपोर्टेशन। जैसे नए नए फीचर्स खुलते कुल के शिष्यों को तुरंत किसी जगह पर टेलीपोर्ट करने की ताकत। युद्ध के बीच में अचानक सभी साथियों को टेलीपोर्ट कर दो। मैं बस एक सवाल पूछता हूँ, ऐसी ताकत से डर लगता है कि नहीं? धम धम धम। जो लोग सबसे पहले आगे बढ़े वह सब उछाल दिए गए। वह खतरनाक इमोर्टल बीस्ट्स आर्यन की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हयातो, रागनार, बाहर आओ। आकाश में एक जोरदार आवाज गूंजी। हयातो, जो एक तलवार लिए और कवच पहने था, बाहर निकला। दूसरी तरफ रागनार, जो लाल बनियान पहने और हाथ में बास्केटबॉल थपथपाता एक जानवर जैसा था, भी बाहर आ गया। इन दोनों को केंद्र बनाकर मारो, आर्यन ने आदेश दिया। हयातो और रागनार, जिनके हमले का नुकसान लाखों में था, आगे बढ़े। आर्यन का दायां हाथ हिला और उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर की जगह स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी आ गई। जैसे ही रागनार ने अपना पहला वार किया, आर्यन ने तुरंत अपना सबसे अचूक वार किया। गर्दन हरण, इमोर्टल बीस्ट का सिर कट गया और सिस्टम की आवाज गूंजी। मास्टर, इधर गौरांग ने एक घायल भालू इमोर्टल बीस्ट को, जिसका कवच टूट चुका था, उठाकर आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने तुरंत वार किया और उसकी भी गर्दन उड़ा दी। तुरंत सिस्टम की आवाज बजी। आर्यन ने अभी मिली 7वीं श्रेणी की रक्षक इमोर्टल रूट पर नजर डाली और गौरांग से बोला, इमोर्टल रूट मिल गई, मारते रहो जैसे आग की लपटें भड़क रही हो। कोई अजय इमोर्टल बीस्ट सेना नहीं थी जो आर्यन को भागने पर मजबूर कर दे। उल्टा आर्यन और उसकी टोली बेखौफ होकर मार रही थी। भले ही उनके भी नुकसान हो रहे थे और हर कोई घायल था, लेकिन कोई भी आधा कदम पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ते रहे, मारते रहे। नगर की दीवारों पर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। उनकी आंखों में जलन थी। इतने सारे इमोर्टल बीस्ट्स, इतनी सारी इमोरल रूट्स। हाय काश मैं भी आर्यन के साथ होता। अब क्या बकवास कर रहा है? अभी तो आर्यन और उसके लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा था कि वह बेवकूफ है। ओह, उस शख्स का चेहरा बदल गया। वो बोला, तूने भी तो कहा था ना, शाही महल के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। आर्यन सारे इमोर्टल बीस्ट्स को मार डालेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम ये नक्षत्र नगर है, हमें बस आर्यन को दबाना है। आर्यन दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। अगर हम मेघना और बाकियों पर हमला करें तो हम उसे धमकाकर इमोर्टल रूट्स छीन सकते हैं। फिर इमोर्टल रूट्स का लालच बहुत बड़ा था। कई लोगों की नजरें इमोर्टल रूट्स पर थी, यहाँ तक कि अमर महल के एल्डर्स भी यही सोच रहे थे, लेकिन उनकी तुलना में जारीफ पहले ही कदम उठा चुका था। इमोर्टल बीस्ट्स की संख्या कम होती देख जारीफ ने घाटी में मौजूद अपनी लाखों की सेना की ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, अब हमारा वक्त आ गया है। राक्षसी सेना ने दहाड़ मारी। जारीफ ने दूर खड़े आर्यन को देखा और घमंड से हंसते हुए बोला, आर्यन आर्यन, आज तू पक्का मरेगा। हाँ हाँ हाँ। कुछ घंटों बाद आर्यन ने एक 8वें लेवल के इमोर्टल बीस्ट पर फलक हथेली से हमला किया और दहाड़ा, हयातो अब तेरी बारी, इसे मार डाल। हयातो हिला, दोनों हाथों से तलवार पकड़कर उसने उस इमोर्टल बीस्ट पर जोर से हमला किया। बधाई हो आर्यन, तुमने एक 8वें लेवल के इमोर्टल बीस्ट को मारा है। तुम्हें एक्स पॉइंट्स, अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक 8वें लेवल इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? उसी वक्त सिस्टम फिर से बजा। बधाई हो आर्यन, बीस्ट का हमला मिशन पूरा हुआ। अब बीस्ट हमला खत्म हो चुका है। बधाई हो आर्यन सिंह, कुल को स्थापित करने के लिए विशेष इनाम के तौर पर 100 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 लाख से पॉइंट्स मिले हैं। अगर कुल के एक्सपी पॉइंट्स को मिलाया जाए तो आर्यन के पास अब 10 बिलियन एक्सपी पॉइंट्स हो चुके थे। उसी वक्त पूर्वी घाटी की दिशा में धूल आसमान छू रही थी, जो सबको दिखाई दी। जब बगुला और सीप लड़ते हैं तो मछुआरा फायदा उठाता है। कौन था बगुला, कौन था सीप और कौन था मछुआरा? आर्यन ने बीस्ट्स के शहर पर हमले को रोक लिया था। उसके लोगों ने भी भारी कीमत चुकाई थी। उसके साथ लड़ रहे अर्कराज कुल के
ज्यादातर हकीम मर चुके थे या घायल थे, सिर्फ आर्यन और उसके साथी ही जिंदा थे, लेकिन वह भी बुरी तरह जख्मी थे। इस वक्त उनकी लड़ने की ताकत तिहाई से भी कम रह गई थी। ऐसे में अगर राक्षसी सेना ने हमला किया तो वह आर्यन की कमजोर नस को जरूर निशाना बनाते। तभी एक रूहानी योद्धा आर्यन के सामने आया और बोला, मास्टर, राक्षसी सेना हमला कर रही है, क्या हमें शुरू करना चाहिए? उसी वक्त गौरांग गुस्से में बड़बड़ाया, कमबख्त, कितने नीच हैं, इस वक्त हमला करना बेशर्मी की हद है। मास्टर बताओ क्या करें, इनकी धुनाई कर दे। कोई खुश नहीं था। पैरों की धमक आसमान हिला रही थी और वह और तेज होती जा रही थी। नक्षत्र नगर का हर शख्स इसे सुन सकता था। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ लोग ठहाके लगा रहे थे। आर्यन, तू तो बड़ा शानदार है ना, चल और दिखा, देखते हैं तू कब तक घमंड करता है। अमर महल ने पहले ही आदेश दे दिया था, यह आर्यन की सम्राट परीक्षा है, नक्षत्र नगर में किसी को भी दखल देने की इजाजत नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब जाकर समझ आया कि यह चाल कितनी जबरदस्त थी। आर्यन, अब देखता हूँ तू क्या करता है। अमर महल के लोग ही असली सम्राट हैं। कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ज्यादातर लोग आर्यन से नाक थे। आर्यन ने इतने सारे इमोर्टल बीस्ट्स को मारा और इतनी इमोर्टल रूट्स हासिल की जिससे कई लोग जलन में जल रहे थे। वह जलन नफरत में बदल गई थी। शाही परिवार के लोग ऐसे ही थे और अमर महल के लोग भी यही थे। यहाँ तक कि जब राक्षसी सेना दबाव डाल रही थी तब भी उन्होंने मदद करने की नहीं सोची। वह बस आर्यन को रोंते हुए देखना चाहते थे, जैसे वह जमीन पर कुचला जाए और फिर कभी ना उठ पाए। आर्यन ने पीछे मुड़कर नगर की दीवार की ओर देखा। वहां ना तो कोई शाही सैनिक था, ना ही कोई राक्षसी सेना का मुकाबला करने वाला। आर्यन का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। अगर ऐसा था तो वह जो दक्षिण तरंग महाद्वीप से आया था, नक्षत्र नगर की रक्षा क्यों करे? उसे ऐसे नगर की रक्षा करने का क्या हक था जहाँ के लोग अपनी रक्षा खुद नहीं करना चाहते? हाँ, आर्यन ठंडी हंसी हंसा और उसकी हंसी में दर्द की एक हल्की लकीर थी। इसके तुरंत बाद आर्यन ने एक कदम पीछे लिया और बोला, पीछे हटो। गौरांग चौंका, पीछे हटना मास्टर, मैंने गलत सुना क्या? सब आर्यन की ओर देख रहे थे। उन्हें आर्यन की बात समझ नहीं आई। आर्यन ने हल्के से कहा, नक्षत्र नगर, मैं नक्षत्र नगर को खंडहर में बदलना चाहता हूँ। उसे बीस्ट्स के हमले को रोकना था क्योंकि सिस्टम ने उसे यह मिशन दिया था। अगर वह नाकाम रहता तो उसकी जान चली जाती, पर राक्षसी सेना के खिलाफ वह रक्षा करे या ना करे इसका कोई मिशन नहीं था। मुख्य बात, नक्षत्र नगर के लोग आर्य को बहुत नाक कर चुके थे। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, गौरांग तुरंत उत्साहित हो गया और बोला, हाँ हाँ हाँ, हमें ये कब का करना चाहिए था। मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ। हमें मजाक समझते हैं, नगर में बैठकर तमाशा देखते हैं। अब वक्त है उन्हें डर और खौफ का एहसास कराने का। उनके विचार है से एक जैसे थे। सब नक्षत्र नगर से बहुत नाक थे। बात खत्म। आर्यन अपने साथियों को लेकर तुरंत तेजी से पीछे हटा। वह पहाड़ी ढलान की दूसरी तरफ गए और नगर में नहीं घुसे। उसी वक्त उसने अर्कराज कुल के एल्डर्स को भी पीछे हटने का संदेश भेजा। एजकांत ने नगर की दीवार पर मौजूद आरू को लेने के लिए दौड़ लगाए। आर्यन के इस कदम ने नक्षत्र नगर के लोगों को चौंका दिया। वो भाग क्यों गए? ये क्या माजरा है? वो भाग कैसे सकते हैं? ये कुत्ता क्या कर रहा है? नक्षत्र नगर में हड़कंप मचा, लेकिन वह ज्यादा गहरा नहीं था। सब ये चर्चा कर रहे थे कि आर्यन पीछे क्यों हटा। क्या ये सम्राट परीक्षा नहीं थी? वो पीछे कैसे हट सकता है? क्या उसे अमर महल का सम्राट नहीं बनना था? कई लोग समझ नहीं पाए। उसी वक्त राक्षसी सेना उनकी नजरों में आ गई। लाखों की सेना की आभा बेहद दबंग थी। आर्यन पीछे हट गया। जारीफ चौंका, उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अचानक पीछे हट जाएगा। वह बोला, मैंने तो अभी अपनी शर्तें भी नहीं रखी थी और वह पीछे हट गया। इतना ईमानदार कहीं कोई चाल तो नहीं? जारीफ का दिल कांपा, उसकी आंखें खतरनाक हो गई और वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, आर्यन, भले ही कोई चाल हो, तू मुझसे खेल नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ, हमला करो। अगर आर्यन मुकाबला नहीं करता तो नक्षत्र नगर को खंडहर में बदल दो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कमीना आखिर कर क्या रहा है। जारीफ आर्यन के पीछे हटने से डरा नहीं। अगर वह पीछे हट रहा था तो वह और जोर से हमला करेगा। जरीफा ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। राक्षसी सेना नक्षत्र नगर की ओर सीधा कूचकर गई। उन्हें कोई रुकावट नहीं मिली। नगर में मौजूद बेपरवाह लोग सोच रहे थे, आर्यन जरूर कुछ करेगा। सम्राट बनना कौन नहीं चाहता? उसके पास कोई योजना जरूर है। वह राक्षसी सेना को जरूर रोकेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, इतनी विशाल बीस्ट सेना को रोक लिया, राक्षसी सेना को भी वैसे ही रोक लेगा। हाँ हाँ हाँ, सम्राट का पद सबसे ऊंचा था। अमर महल का लीडर, अमरद्वीप का सरदार। सम्राट बनना कौन नहीं चाहता? राक्षसी सेना को रोकना आर्यन की सम्राट परीक्षा थी। वो जरूर सामने आएगा, वो राक्षसी सेना को जरूर रोकेगा। लोगों में अब तक यही भ्रम था। राक्षसी सेना करीब आ रही थी। पैरों की धमक और तेज हो रही थी, आसमान को हिला रही थी। पूरा नक्षत्र नगर कांप रहा था। आधे मिनट में राक्षसी सेना नक्षत्र नगर के पास पहुंच गई। एक विशाल राक्षस ने अपना हथौड़ा लहराया और दहाड़ा। पूरे नगर को तबाह कर दो गुलेल के गोलों ने नगर पर हमला किया। आधी नगर की दीवार को तबाह कर दिया। राक्षसी सेना लहरों की तरह नगर में घुस गई। ये देखकर नक्षत्र नगर का हर शख्स सन रह गया। शाही परिवार के लोग सन थे, यहाँ तक कि अमर महल के लोग भी सन थे। ऐसे नाजुक वक्त पर आर्यन ने जरा भी कदम नहीं उठाया। जारीफ की आवाज गहरी हो गई। वो चिल्लाया, सबको मार डालो, एक को भी जिंदा मत छोड़ो, मारो। नगर का दरवाजा ढह गया। लाखों की सेना आगे बढ़ी। जैसे ही वह नक्षत्र नगर में घुसी, कत्लेआम शुरू हो गया। लोगों को
प्रतिक्रिया देने का वक्त भी नहीं मिला और वह इसी हैरानी में मारे गए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वह समझ नहीं पाए। आर्यन को तो उनकी रक्षा करनी थी ना, क्या ये सम्राट परीक्षा नहीं थी, ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने आर्यन की नक्षत्र नगर की रक्षा को हल्के में ले लिया था। उन्होंने आर्यन को बेवकूफ समझा था, वह उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना पसंद है, मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगता है, अब धीरे धीरे मजाक उड़ाओ, आराम से मजाक करो। आर्यन की आंखें गुस्से से भरी थी। नक्षत्र नगर के लोगों को मरते देख उसका दिल नफरत से भर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह अम्रद्वीप था, दक्षिण तरंग महाद्वीप नहीं। भले ही उसने बहुत कुछ किया हो और अम्रद्वीप को बदल दिया हो, कोई उससे याद नहीं रखेगा। जब तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं। हमें बचा लो, बचाओ। नगर में आग और लूट मची थी, हर तरफ चीखें गूंज रही थी। नक्षत्र नगर एक कत्लेआम का नगर बन गया था, खून नदियों की तरह बह रहा था और गलियां लाशों से अटी थी।